नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि यूपीसीएल ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी ललित मोहन को निलंबित किया गया है। कार्यों में शिथिलता के साथ साथ सर्विस में खराब प्रदर्शन के चलते यह निलंबन किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि अधीक्षण अभियंता की जो संस्तुति थी उस पर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ निलंबन के दौरान ललित मोहन कर्णप्रयाग रहेंगे अटैच। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर कार्यों में खराब प्रदर्शन के चलते यह निलंबन किया गया। तो आपको बताते चले कि लगातार उत्तराखंड में तमाम अधिकारियों पर एक्शन का दौर लगातार जारी है और जिसमें आज भी एक निलंबन किया गया है। आपको बताते चले कि खराब प्रदर्शन के चलते यह निलंबन किया गया है। निलंबन के दौरान ललित मोहन पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अधीक्षण अभियंता की संस्तुति में के आधार पर यह कार्रवाई की गई। यूपीसीएल ने अधिकारी को निलंबित कर दिया है। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने की समीक्षा की है। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ना हो और इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म बनाया जाएगा और साथ ही साथ गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे अतिक्रमण को हटाना प्राथमिकता बताया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि सरकार की ओर से अतिक्रमण को हटाने के लिए अवैध बिक्री को भी रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जा सकेगी और साथ ही साथ राजस्व विभाग की ओर से टीम बनाकर अतिक्रमण को हटाने के लिए भी अभियान चलाए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि अवैध अतिक्रमण पर एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से सख्ती दिखाई गई है और जहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के तमाम दिशा निर्देशों की ओर से दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज कई जिलों में गरज और चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि आने वाले 2 दिनों के लिए भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट प्रदेश भर में जारी किया गया है। इन 2 दिनों में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली के साथ साथ देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में गरज और चमक के साथ भारी बारिश होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की आशंका को जताते हुए आम लोगों के साथ साथ चारधाम यात्रियों से सतर्कता बरतने की उन्हें सलाह दी गई। तो आपको बताते चले कि प्रदेश भर में आज कई जगहों पर प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं और जहां पर ऑरेंज अलर्ट को भी जारी किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश भर में इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और जिसको लेकर लगातार यात्री उत्तराखंड की ओर अग्रसर है। तो इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ जिन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है आने वाले 2 दिनों को लेकर प्रदेश भर में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका है और जिसको मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पहले ही जता दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार जो यात्री उत्तराखंड की ओर जा रहे हैं उनसे सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरीके से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, इसको लेकर मौसम विभाग के साथ साथ प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश भर में लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी प्रशासन पूरे तरीके से सजग है। तो आपको बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के लिए आदेशित किया गया है और साथ ही साथ प्रदेश भर में जिस तरीके से भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और वहीं तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट को जारी किया गया है। तो इसके साथ ही लोगों को हिदायत दी गई है कि यदि ज्यादा जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। तो वहीं आपको बताते चले कि देहरादून में भी तेज बारिश के आसार हैं और साथ ही साथ पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी
ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर भी तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी इस समय चरम पर है, तो वहीं आपको बताते चले कि पर्यटक लगातार उत्तराखंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। और इसको लेकर प्रशासन के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है। तो वहीं आपको बताते चले कि मौसम को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है, और जहां पर हर दिन मौसम को लेकर पूरे तरीके से जानकारियां साझा की जा रही है। और जिसमें कि आपको बताते चले कि यात्रियों से साफ तौर पर अपील की गई है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ही यात्रा पर निकले, बाहर निकले। और साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, उसके अपडेट के साथ ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ें और अग्रसर हों। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी अपील की जा रही है कि मौसम को बिना देखे, मौसम के बिना जानकारी लिए बाहर ना निकले, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार उत्तराखंड में जो आसमानी जो बारिश है वो लोगों की परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से एहतियात के तौर पर कह सकते हैं कि जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया, क्योंकि लगातार जो क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उस बारिश के चलते ये कह सकते हैं कि जो मुसीबतें खासतौर पर जो यात्रा मार्ग है या दूसरे जो संपर्क मार्ग है, उन मार्गों पर भारी बारिश के चलते जो मार्ग अवरुद्ध यहाँ पर हो रहे हैं। जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। उत्तराखंड में अब ज्यादातर जगहों पर अगर देखे जाए, देहरादून की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग या फिर उत्तरकाशी की बात करें, सभी जगहों पर इसी प्रकार से बारिश अपना कहर दिखाती हुई नजर आ रही है। और इस बारिश के कहर से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर सबसे ज्यादा जो चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जो जनपद है वो इस समय सबसे ज्यादा बारिश से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पर भारी बारिश के चलते कई सड़क मार्ग यहाँ पर अवरुद्ध नजर आ रहे हैं। और उन सड़क मार्गों में कह सकते हैं कि खासतौर पर चारधाम यात्रा मार्ग से जो जुड़े हुए जो मार्ग है वो अवरुद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड पर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि आने वाले 48 से 72 घंटे उत्तराखंड में इसी प्रकार से भारी बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। उसके लिए प्रशासन को पहले से अलर्ट रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और लगातार प्रशासन ये कह सकते हैं कि आपदा कंट्रोल रूम की जो टीमें हैं वो इस चीजों पर निगरानी भी बनाए हुए हैं पूरे प्रदेश में कि कहाँ पर इस समय अलर्ट है और किस प्रकार की परिस्थितियां वहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है अभय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर देर रात से ही अधिक बारिश के कारण कई जगहों पर मलबा और पत्थर आने से मार्ग बाधित हो गए हैं। तो वही आपको बताते चले कि इस दौरान शटल पुल के समीप सभी मार्ग बाधित होने से लोगों को आवाजाही भी पूरे तरीके से प्रभावित हो रही। तो आपको बताते चले कि इस दौरान अधिक संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है और साथ ही साथ मार्ग को खोले जाने का कार्य भी पूरे तरीके से किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि रुद्रप्रयाग व जनपद पौड़ी की सीमा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा और पत्थर आने से मार्ग पूरे तरीके से बाधित हो गया है और जिसका खामियाजा लोगों को आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि रास्ते को खोलने का काम लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे सियासी घमासान पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत के हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने इस दौरान क्या कुछ बातें की गई, सुनिए।
पंचायत चुनाव पर चल रहा घमासान पर अभी कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने ब्रेक लगाने का काम किया है। आज बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, खूब सियासत हुई, खूब आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे थे, जिस तरीके से कोर्ट में मामला पहुंचा, अब क्या कुछ कहें? कोर्ट ने तो विराम कर दिया। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता था कि पुष्कर धामी जी की सरकार जो भी निर्णय करती है वो संवैधानिक दायरे में करती है, और जब आरक्षण घोषित हुआ तो उसमें उन सब बातों का ध्यान रखा गया। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक स्तंभ न्यायपालिका भी है, बहुत से लोग न्यायपालिका की शरण में गए और आरक्षण के विषय, वो परिसीमन के विषय पर उन्होंने एक प्रकार से शंका व्यक्त की है। और मुझे आज बताते खुशी है कि माननीय न्यायालय ने आज विधिवत रूप से सरकार के उन निर्णयों पर अपनी मोहर लगाई है। और मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि चुनाव थोड़ा पीछे अब खिसकाना पड़ेगा, लेकिन यथाशीघ्र चुनाव हो, जिसकी हमारी कटिबद्धता सरकार की भी है, संगठन के नाते हमारी भी कटिबद्धता है, चुनाव यथासमय हो। और अब जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की घोषणा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए एक प्रकार से तैयार है। हमने अपने पर्यवेक्षक सभी स्थानों पर भेजे हैं, हम पे पैनल आ चुका है। बहुत जल्दी बैठकर हम उस पर एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेंगे और अपने जिला पंचायत सदस्य समर्थित सदस्यों की सूची हम बहुत जल्दी घोषित करने वाले हैं। सर, एक विषय जो आरक्षण का था उस पर खूब आरोप लग रहे थे। कांग्रेस कह रही हमारा तो आज भी वो विषय है, हम उसे जारी रखेंगे, कोर्ट में भी वो विषय भी पूरा शांत नहीं हुआ। बीजेपी क्या मानती है सर आरक्षण को? देखिए, मैं अब शंका की दृष्टि से कह सकता हूँ कि कांग्रेस ही, मुझे अब लगता है, इस चुनाव को रोकने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि न्यायालय के निर्णय के बाद अगर कांग्रेस का बयान आता है कि हम इसे आज भी जारी रखें, तो किस पर विश्वास कर रही कांग्रेस? कांग्रेस ने ही बड़ी संख्या में न्यायालय में इस चीज़ को खड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हुआ। सरकार के निर्णय को न्यायालय ने एक प्रकार से अपनी सहमति दी है, और मैं कह सकता हूं कि आज विधिवत रूप से जो रोक थी वो भी हट चुकी है। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एक और कांग्रेस कहती है कि समय पर चुनाव हो, और जब सरकार समय पर चुनाव कराती है तो चुनाव में बाधा डालने का काम भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, जिससे सिद्ध हुआ है। सर, एक चीज और, ईडी की छापेमारी चल रही है, ईडी से पूछताछ, आज हरक सिंह से भी पूछताछ चल रही है। कांग्रेस कह रहे हैं जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस के नेताओं को इसी तरह से परेशान करने का काम करते हैं। देखिए, एक इकाई है प्रशासनिक, एक ईडी ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार के सारे विषयों पर यथा समय कार्रवाइयाँ करती है, और घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब निर्णय होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कब, किस समय, कब उनके यहाँ छापे पड़े, इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दोषियों को बेनकाब करना भी ईडी का काम है, और यथासंभव चीज़ें होंगी। स्थान समय ये वो तय करते हैं, उसमें किसी राजनीतिक दल को तय करना संभव ही नहीं होता है। और कांग्रेस तो हर संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रही है, हर विषय को राजनीतिक चश्मे से देख रही है, जो ठीक नहीं है। बीजेपी की तैयारी अब किस रूप में रहेगी? क्योंकि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा या कुछ और चीज़ें भी? पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आ चुकी है। अब हम लोग बहुत जल्दी बैठकर अपने प्रत्याशियों की विधिवत रूप से समीक्षा करेंगे, और एक सर्वे हम और कराने वाले, उस सर्वे के आधार पर हम उन्हें जिला पंचायत समर्थित जिला पंचायत सदस्य की घोषणा करेंगे। जीत निश्चित। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को एक ही पद्धति से लड़ती है, चाहे लोकसभा को चाहे विधानसभा को। और मैं कह सकता हूँ कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में 12 के 12 जिला पंचायत, एक जगह तो हमारी अध्यक्ष नहीं, 12 जिलों की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। थैंक यू बातचीत करने के लिए। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति हो रही थी उस पर हाईकोर्ट ने भले ही विराम लगाया, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि इस चुनाव में जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि बीजेपी का सिद्धांत चुनाव को जीतने का होता है, और पार्टी का जो संगठन है वो लगातार चुनाव के लिए तैयार रहता है। कैमरामैन अभय केंद्रा, इंडिया वाइज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रानीखेत में आयोजित कथक नृत्य परीक्षण का समापन हो चुका है, और आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक समिति के द्वारा आयोजित किया गया था। तो वहीं गुजरात से आए मुख्य प्रशिक्षक जिगा भट्ट सहयोगी मिस्टर देसाई अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि जिन्होंने इच्छुक स्थानीय छात्र छात्राओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया। मुख्य अतिथि एडम कमांडेंट कर्नल ब्रिजेश सिंह के साथ साथ विशिष्ट अतिथि कैंट के सीईओ कुणाल रोहिला व पूर्व रक्षा संपदा निदेशक DN यादव रहे। अतिथियों के स्वागत के बाद दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो वहीं वंदना प्रस्तुति कर वाद्य यंत्रों के साथ हुई, और कथक नृत्य की कई प्रस्तुतियां इस दौरान पेश की गई, जिन्होंने दर्शकों को मोहित कर दिया। सेरेमनी है वो देखने के लिए, तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा कथक के बारे में, कथक, भरतनाट्यम, जितने भी हमारे डांस फॉर्म्स हैं हमारे देश के, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि ये कथक है क्या चीज़, है ना। मैंने भी बहुत देखा है,
बट उसके बारे में कभी डीपली कभी क्या नहीं। तो सन 400 BC में ये तब से ये शुरू हुआ है। और जिस तरह कहते हैं कथक यानी कि कथा, तो बेसिकली इट इज अ डांस फॉर्म जिसमें जो परफॉर्मर होता है वो पूरा एक कहानी बताता है। और खासकर महाभारत, रामायण, ये सारे चीजों के जितने भी एक स्टोरी टेलिंग का एक तरीका है, यही कथक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बार बार ईडी का नोटिस मिलने और उनसे पूछताछ होने पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जुबानी हमला खोला है। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जब तक हरक सिंह रावत बीजेपी में थे, ईडी और सीबीआई गायब थी, लेकिन अब कांग्रेस में वो अपनी आवाज को उठा रहे हैं तो उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। हरक सिंह रावत जी जब तक भाजपा में थे तब कहाँ थी ईडी, तब कहाँ थी सीबीआई? कांग्रेस में आए, कांग्रेस में वो जब आवाज उठा रहे सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ, तो अब हरक सिंह रावत जी की आवाज दबाने के लिए ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। अरे भैया, कुछ कार्रवाई मतलब क्या है ये? आप ईडी आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब व्यक्ति या तो भाजपा छोड़ देता है या वो कांग्रेस में होता है। मैं समझता हूँ हरक सिंह रावत जी की आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे। मानसून सीजन की दस्तक के साथ ही नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरे तरीके से शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कि मेयर सौरभ थपलियाल ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि शहर भर में नालियों को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है, जिससे बरसात के दौरान सड़कों पर पानी ना भरे और जलभराव की परिस्थितियां भी ना बने। साथ ही साथ मेयर ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर नालियों को गहरा किया गया है ताकि बरसात का पानी सड़कों पर न आए। देखिए, जो नालियां हैं शहर भर की नालियां, तो क्या होता है कि जब वर्षा का जल आता है तो वो नालियां जो हैं, नालियों में दरअसल जो नीचे गाद, कीचड़, मलबा, सिल्ट ये सब जमा है, तो उसकी वजह से वो पानी ऊपर उठ के और सड़कों में आ जाता है, जो कि घरों के अंदर पहुंचता है। और इसको देखते हुए हमने इस बार नाला गैंग को जगह जगह जाके और वो नालियों को साफ करने का काम कराया है। नालियाँ साफ रहेंगी तो निश्चित तौर पे जो जल है वो नालियों के अंदर, और कहीं कहीं पे ऐसी भी स्थिति है कि नालियों को और गहरा करने की आवश्यकता पड़ी है, तो हमने नालियों को और गहरा किया है, जिससे कि जल है वो नालियों के माध्यम से निकल जाए, तो वो घरों के अंदर ना। राजधानी देहरादून में बने सिटी पार्क में अब महिला सहायता समूह के माध्यम से पेय पदार्थों के साथ साथ खाने पीने की चीजों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। आपको बताते चले कि VCMDDA ने कहा कि वहां जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं उन्हें चाय कॉफी मिल सके और इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि महिला सहायता समूह को ये जिम्मेदारी देने से महिलाएं भी सशक्त बन सकती हैं। जो सिटी पार्क है उसमें चूँकि सुबह को भी लोग आते हैं, शाम को भी आते हैं, और ऐसे कई तरह की जो स्वास्थ्यवर्धक पेय हैं जो वहाँ पर उपलब्ध कराए जाने हैं और लोगों को जो वहाँ पर आते हैं उनको आम सुविधा मिल सके स्नैक्स की, चाय काफ़ी की, तो उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो स्वयं सहायता समूह उनके माध्यम से उसको संचालित किया। उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि डोईवाला में देर रात से क्षेत्र में बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले भी उफान पर है। तो वहीं बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन के साथ साथ SDRF की टीमें भी पूरे तरीके से सतर्क है। अब खबर नंदप्रयाग से है, जहां पर मूसलाधार बारिश ने लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ा दी हैं और जिसके कारण लोगों के घरों में भी पानी भर गया है। आलम तो यह है कि घरों के पास में बने सुरक्षा दीवार का भी नामो निशान मिट गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि अतिवृष्टि में 1 से 2 शौचालय के बहने की भी खबर सामने आई है। तो वहीं इस दौरान मलबे की चपेट में आने से एक बैल के साथ साथ 2 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर नंदाकिनी नदी में भी विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया है और जिसके कारण घरों के बहने का खतरा लोगों को लगातार डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर रहा है।
देह व्यापार का धंधा फलने फूलने की लगातार मिल रही शिकायतों पर एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन पर हरिद्वार पुलिस का कड़ा रूप जो है वो देखने को मिला है। तो वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों सेक्स रैकेट पकड़ने के बाद मिली एक और सूचना पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है, जिसमें AHTU की टीम सत्यम विहार भूतवाला स्थित दिल्ली गेस्ट हाउस में छापेमारी कर जिस्म फरोशी में लिप्त 3 महिलाओं के साथ साथ 2 पुरुषों को पकड़ा गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री के साथ साथ भारी नकदी को भी बरामद किया गया। हरिद्वार में जिस्म फरोशी के अड्डों पर एसएसपी परमेंद्र डोभाल का कड़ा शिकंजा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के द्वारा राज्य के पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में अत्यधिक बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बताते चले कि आप सभी से अनुरोध भी है कि आप सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। कल आयोजित PCS की परीक्षा के दृष्टिगत विशेष रूप से परीक्षार्थियों से अपील करते हैं कि मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय पहले जो है वो परीक्षा केंद्र में प्रस्थान करें। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सुरक्षा और परीक्षा दोनों हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वीकेंड के दौरान लॉकडाउन जाने वाले टूरिस्ट और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से स्पेशल ट्रैफिक रूट को लागू करने का फैसला किया है। प्रशासन के अनुसार सिद्ध बली मंदिर में बढ़ती भीड़ और लॉकडाउन में वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए यह प्लान तैयार किया गया है। वीकेंड में सभी संख्या जो लगातार पर्यटक लॉकडाउन का रुख करते हैं और जिससे हाईवे पर जाम की स्थिति बन जाती है और ऐसे में वीकेंड में ट्रैफिक को शहर के मुख्य हिस्सों में प्रवेश से पहले ही डाइवर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ बॉर्डर से ही टूरिस्ट वाहनों को बालासोर रूट की ओर मोड़ दिया जाएगा और जिससे शहर के भीतर जाम की स्थिति ना बने। तो वहीं आपको बताते चले कि योजना के तहत लोकल निवासियों के लिए आवश्यक रूट को खोला जाएगा और जबकि बाहरी वाहनों के वैकल्पिक मार्गों से गुजारा जाएगा। जैसे कि अभी ये 2 घटनाएं हुई और इसमें हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किए और उसमें गिरफ्तारी भी की गई हैं और जो संदिग्ध मांस था उसको परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इसमें पुलिस को एकदम सतर्क किया गया है कि इस तरह से कभी कोई भी घटना ना हो और बाहर से अगर जो लोग यहाँ पर तस्करी कर रहे हैं या इस तरह से ला रहे हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और उसको पकड़ने का प्रयास करें, जिससे इस तरह की घटनाओं में कमी आए और रोक लगे। दूसरा, ट्रैफिक के बारे में लैंसडाउन एक पर्यटक स्थल के रूप में हमारा काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी यहाँ पर यात्री आ रहे हैं। हर बार यहाँ पर लगातार भीड़ का दबाव बना रहता है और इसके लिए कोटद्वार जो शहर है उसके लिए हमने जो वीकेंड है हमारा शनिवार और रविवार के दिन हम बालासोर से और डिग्री कॉलेज रोड पर ट्रैफिक को निकाल लेते हैं और जो यहाँ गिवई सोत आता है और उसके बाद सीधे लैंसडाउन की तरफ को वो चले जाते हैं। लैंसडाउन या पौड़ी उनको जाना होगा तो इससे हमारा जो शहर है वो थोड़ा भीड़ के दबाव से बच जाता है और ट्रैफिक का जो है सुचारू संचालन हो पाता है। आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उनकी वाणी में गंभीर ज्ञान था, लेकिन शब्द इतने सरल कि हर कोई समझ सके। 150 से अधिक ग्रंथों का लेखन, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, लाखों युवाओं को संयम और संस्कृति से जोड़ने का महायज्ञ। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज युग पुरुष थे, युग दृष्टा थे। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनकी आध्यात्मिक आभा को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता रहा। समय समय पर वो मुझे
अपना मार्गदर्शन भी देते थे और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा। आज उनकी जन्म शताब्दी का ये मंच, मैं यहां भी उनके उसी प्रेम और अपनेपन को महसूस कर रहा हूं। साथियों, हमारा भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यता है। हम हजारों वर्षों से अमर हैं क्योंकि हमारे विचार अमर हैं, हमारा चिंतन अमर है, हमारा दर्शन अमर है। और इस दर्शन के स्रोत हैं हमारे ऋषि, मुनि, महर्षि, संत और आचार्य। आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज भारत की इसी पुरातन परंपरा के आधुनिक प्रकाश स्तंभ है। कितने ही विषयों पर उनकी विशेषज्ञता थी, कितने ही क्षेत्रों में उनकी दक्षता हासिल थी। उनकी आध्यात्मिक प्रखरता, उनका ज्ञान कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत और प्राकृत जैसी भाषाओं पर उनकी पकड़, और अभी जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा 18 भाषाओं का ज्ञान, उनके द्वारा की गई साहित्य और धर्म की सेवा, उनकी संगीत साधना, राष्ट्र सेवा के लिए उनका समर्पण, जीवन का ऐसा कौन सा आयाम है जिसमें उन्होंने आदर्शों के शिखर न छुए हो। वो एक महान संगीतज्ञ भी थे, वो एक प्रखर राष्ट्रभक्त और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और वो एक अखंड वितराग दिगंबर मुनि भी थे। वो विद्या और ज्ञान के भंडार भी थे और वो आध्यात्मिक आनंद के स्रोत भी थे। मैं मानता हूं कि माननीय सुरेंद्र उपाध्याय से आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज बनने की उनकी यात्रा, ये सामान्य मानव से महामानव बनने की यात्रा है। ये इस बात की प्रेरणा है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान जीवन की सीमाओं में बंधा नहीं होता। हमारा भविष्य इस बात से तय होता है कि हमारी दिशा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है और हमारे संकल्प क्या है। साथियों, आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज ने अपने जीवन को सिर्फ साधना तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जीवन को समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण का माध्यम बना दिया। प्राकृत भवन और अनेक शोध संस्थानों की स्थापना करके उन्होंने ज्ञान की दीपशिखा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाई। उन्होंने जैन इतिहास को भी उसकी सही पहचान दिखाई। जैन दर्शन और अनेकांतवाद जैसे मौलिक ग्रंथों की रचना कर उन्होंने विचारों को। तो आप सुन रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने आचार्य विद्यानंद जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।